और आपका आज वीडियो में। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है संघर्ष, अ हिंदू फैमिली लूजिंग एवरीथिंग टू रूलिंग ब्रिटेन। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी आज से कोई 90 साल पहले शुरू होती है। अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला में रहने वाला एक युवक अपनी आंखों में सफलता और धन कमाने के सपने लिए 7 समंदर पार जाने की तैयारी कर रहा था। खत्री समुदाय के इस युवक का नाम था रामदास। गुजरांवाला में हुए धार्मिक दंगों में सैकड़ों हिंदू और सिख परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया था और इस युवक का परिवार भी ऐसा ही एक अभागा परिवार था। रामदास पंजाब के जिस खत्री समुदाय से संबंध रखता था वो अपनी व्यापारिक सूझबूझ और बही खातों के काम में अपने कौशल के लिए जाना जाता था और ये कौशल रामदास में भी खूब कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने इसी टैलेंट के भरोसे साल 1935 में रामदास पंजाब से 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर अकेले निकल पड़ते हैं। उनका गंतव्य था ईस्ट अफ्रीका में बसा एक छोटा सा देश केन्या। केन्या में रामदास का पुश्तैनी कौशल उनके काम आता है और जल्दी उन्हें नैरोबी में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। 2 साल बाद 1937 में उनकी पत्नी सुहाग रानी भी नैरोबी आ जाती हैं और यहाँ से एक ऐसी अद्भुत यात्रा शुरू होती है जो रामदास के परिवार को एक दिन दुनिया का पावर सेंटर बनाने वाली थी। यात्रा जो हमें मेहनत, लगन और संघर्ष के साथ साथ अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति आस्थावान रहने का महत्व भी सिखाती है। यात्रा जो 1935 में रामदास से शुरू होकर आज 2022 में उनके पोते और यूके के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर आकर पूरी होती है। कितना अच्छा एल्बम है। शतकों से गुजरांवाला में सिखों और हिंदुओं का प्रभुत्व ही रहा था। सूबे की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले ये 2 समुदाय बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, जबकि यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के मुसलमान इन लोगों के यहाँ नौकरी या फिर छोटे मोटे काम किया करते थे। लेकिन 30 के दशक की शुरुआत में हुए धार्मिक दंगे इस परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह बदल डालते हैं। बाहरी तत्वों के भड़काने पर गुजरांवाला का वो अल्पसंख्यक समुदाय जो सदियों से हिंदू और सिख परिवारों का नमक खाता आ रहा था, आज उन्हीं परिवारों के लहू का प्यासा हो गया था। यहाँ के ज्यादातर हिंदू और सिख परिवार इन दंगों में अपना सब कुछ खो देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर इस तरफ वाले पंजाब में आ जाते हैं जो आज भारत का हिस्सा है। कई परिवार दिल्ली और आसपास के इलाकों में आकर बस जाते हैं तो कुछ भारत छोड़ कैरिबियन और अफ्रीकी देशों की तरफ निकल पड़ते हैं। रामदास सुनक के परिवार की गिनती भी गुजरांवाला के धनी और संपन्न हिंदू परिवारों में हुआ करती थी, लेकिन इन दंगों में इस परिवार का भी सब कुछ लूट लिया गया था। इसीलिए एक नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करने 1935 में रामदास केन्या की राजधानी नैरोबी जाकर बस जाते हैं। 2 साल बाद उनकी पत्नी सुहाग रानी भी अपनी सास के साथ नैरोबी पहुंच जाती हैं और आने वाले वर्षों में तरक्की के साथ साथ ईश्वर सुनक दंपति को कुल 6 संतान प्रदान करता है, 3 बेटे और 3 बेटियां।
रामदास सुनक और उनकी पत्नी दोनों ही चाहते थे कि उनके सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें, लेकिन साथ ही अपनी सनातनी जड़ों और संस्कृति से भी जुड़े रहें। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करने में जुट जाते हैं और विदेश में जन्मे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के ऊपर भी पूरा जोर देते हैं। रामदास बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं और इसीलिए छोटी आयु से ही वो अपने सभी बच्चों को सनातन धर्म और वेद पुराणों के ऊपर जितना हो सके उतना ज्ञान देते और दिलवाते हैं। रामदास के 3 बेटों में से एक का नाम था यशवीर, जिसका जन्म 1949 में नैरोबी में ही हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती यशवीर नैरोबी से अपना स्कूल पूरा करने के बाद 1966 में इंग्लैंड के शहर लिवरपूल आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से मेडिसिन की पढ़ाई करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद यशवीर को यूके की प्रतिष्ठित नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि NHS में जनरल प्रैक्टिशनर की नौकरी मिल जाती है और इसके बाद जल्द ही उनका बाकी परिवार भी केन्या से इंग्लैंड उनके पास आकर रहने लगता है। इंग्लैंड आने के बाद भी सनातन धर्म में सुनक परिवार की आस्था बिल्कुल कम नहीं होती और अपनी इसी आस्था के चलते 1971 में रामदास सुनक साउथहैम्पटन में वैदिक सोसाइटी हिंदू टेम्पल का निर्माण करते हैं, जहाँ स्थानीय लोगों के लिए नियमित रूप से भजन और भोज का आयोजन किया जाने लगता है। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। रामदास सुनक की तरह आज से बरसों पहले पंजाब का एक और युवक बेहतर भविष्य की तलाश में टंगनिका जाने की तैयारी कर रहा था। पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसे आज वर्तमान में तंजानिया के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई से इंजीनियर इस युवक का नाम था रघुवीर बैरी और इसे टंगनिका में रेलवे इंजीनियर की एक नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही रघुवीर का विवाह सरक्षा नामक एक हिंदू लड़की से हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों के घर 3 संतान जन्म लेती हैं। माता पिता बन रघुवीर और सरक्षा बहुत ज्यादा खुश तो थे, लेकिन रेलवे इंजीनियर की मामूली सैलरी पर 3 बच्चों को पालना उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था। साथ ही दोनों को ये भी लग रहा था कि अफ्रीका के इस छोटे से गरीब देश में वो अपने बच्चों को वैसा सुनहरा भविष्य नहीं दे पाएंगे जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए 1965 में सरक्षा बेरी अपने पति और बच्चों को अकेला छोड़ एक हवाई जहाज में बैठ इंग्लैंड के लिए निकल जाती हैं। इन दोनों पति पत्नी के पास बस एक ही फ्लाइट टिकट खरीदने के पैसे थे। रघुवीर के इंग्लैंड जाने का मतलब था कि रेलवे की वो नौकरी और उससे आने वाली छोटी मोटी कमाई से भी हाथ धोना। इसीलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ अत्यंत भारी मन के साथ सरक्षा साथ समंदर पार बसे सपनों के शहर लंदन चली जाती है। इंग्लैंड आने के बाद किसी तरह सरक्षा को एक मामूली सी नौकरी मिल ही जाती है और अब अपने परिवार को यहाँ लाने के लिए वो अपना पेट काट काट कर पैसे जोड़ने में लग जाती है। लेकिन पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते कि वो अपने पति और 3 बच्चों को अपने पास इंग्लैंड बुला पाए। अपने बच्चों की शक्ल देखे इस माँ को पूरा 1 साल हो चला था और अब वो और ज्यादा उनसे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए एक दिन एक सुनार की दुकान पर जा थोड़ा सा संकोच करने के बाद सरक्षा अपनी शादी में मिले सारे गहने बेच देती है। गहनों के बदले मिले पैसों से 1966 में रघुवीर अपने 3 बच्चों को ले सरक्षा के पास इंग्लैंड आ जाते हैं और यहाँ आने के कुछ समय बाद ही उन्हें यूके के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिल जाती है। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक हालत सुधरने लगती है और 3 बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया जाता है। अब स्कूल में इन 3 बच्चों को अंग्रेजी प्रणाली की किताबें पढ़ाई जाने लगती हैं और घर में भगवत गीता और रामायण के पाठ।
पढ़ाई लिखाई में मेधावी इन 3 बच्चों में से एक बेटी का नाम था उषा। बचपन से ही होशियार उषा खूब लगन से पढ़ाई करती है। स्कूल पूरा करते ही यूनिवर्सिटी में फार्मेसी पढ़ने चली जाती है और फार्मासिस्ट बनने के बाद उसी NHS को ज्वाइन कर लेती है जहां रामदास सुनक का बेटा डॉक्टर यशवीर सुनक भी काम कर रहा था। ओके, अभी शादी हो जाती है। अब NHS में एक साथ काम कर रहे यशवीर और उषा एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय बिताने लगते हैं और जल्द ही दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार जो 77 में विवाह का रूप ले लेता है। अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद भारतीय मूल का यह दंपति इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में अपना एक छोटा सा घरौंदा बना लेता है। शादी के 3 साल बाद 12 मई 1980 के दिन यशवीर और उषा के घर उनकी सबसे पहली संतान, उनका बड़ा बेटा जन्म लेता है जिसे वो नाम देते हैं ऋषि। ऋषि के बाद यशवीर और उषा के यहाँ एक और बेटा और एक बेटी जन्म लेते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है संजय और राखी। सुनक दंपत्ति अपने तीनों बच्चों को उनके दादा द्वारा स्थापित किए गए वैदिक हिंदू मंदिर में भजन कीर्तन और भगवत गीता का पाठ करवाने लगते हैं। इस मंदिर में हर साल रामलीला का आयोजन भी किया जाता है जिसमें ऋषि और उनके भाई बहन समेत साउथहैम्पटन के बाकी हिंदू बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि का एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज में हो जाता है जहां से वो 2001 में फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में सर्वोच्च ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करते हैं। ऑक्सफोर्ड में बिताए अपने समय के दौरान ऋषि सुनक कंजर्वेटिव कैंपेन हेडक्वार्टर्स में एक इंटर्नशिप भी करते हैं और यही वो समय था जब जीवन में पहली बार उनके मन में एक पॉलिटिशियन बनने का विचार जन्म लेता है। ऑक्सफोर्ड से निकलने के बाद ऋषि गोल्डमैन सैक्स में 3 साल तक एनालिस्ट की नौकरी करते हैं। 2006 में उनको फुलब्राइट स्कॉलरशिप दी जाती है और इसी के चलते वो स्टैनफोर्ड से MBA करने अमेरिका चले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात अक्षता नामक एक भारतीय लड़की से होती है। अपने स्वभाव और बातचीत के ढंग से तो अक्षता किसी मिडिल क्लास परिवार की एक सामान्य सी लड़की लगती थी, लेकिन वास्तव में उससे जुड़ी कोई बात सामान्य नहीं थी क्योंकि उसका पूरा नाम था अक्षता मूर्ति और वो इन्फोसिस के को-फाउंडर और दिग्गज भारतीय बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की इकलौती बेटी थी। साल 2009 में ऋषि और अक्षता विवाह के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। बेंगलुरु में हुए एक अत्यंत सादे विवाह समारोह में अजीज प्रेम जी, अनिल कुंबले और किरण मजूमदार जैसे कई बड़े लोग इस युवा जोड़े को व्यक्तिगत रूप से अपना आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद ऋषि कैलिफोर्निया में एक हेज फंड ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2013 में अपने ससुर की इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामैरन वेंचर्स के डायरेक्टर बन जाते हैं। नारायण मूर्ति के कई बार समझाने पर आखिरकार ऋषि सुनक राजनीति में प्रवेश करने का मन बना ही लेते हैं। अक्टूबर 2014 में कंजर्वेटिव पार्टी उन्हें रिचमंड से अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है और इस तरह वो एक MP बन ब्रिटेन की संसद में पहुंच जाते हैं। और बात जब हाउस ऑफ कॉमन्स में शपथ लेने की आती है तो रामदास सुनक का ये पोता भगवत गीता के ऊपर हाथ रखते हुए उस परम परमेश्वर को साक्षी मान अपनी शपथ लेता है। चौबीस जुलाई 2019 के दिन उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक को चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी नियुक्त कर देते हैं और अगले ही दिन उन्हें यूके की अत्यंत प्रतिष्ठित प्रिवी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। 2019 के सामान्य चुनाव में ऋषि एक बार फिर विजयी होते हैं और इस बार उन्हें पिछली बार के मुकाबले 47% ज्यादा वोट्स मिलते हैं। 13 फरवरी 2020 के दिन हुई कैबिनेट रीशफल में उन्हें प्रमोट कर ट्रेजरी का चांसलर यानी कि ब्रिटेन का वित्त मंत्री बना दिया जाता है। अत्यंत तेज दिमाग और बुद्धिमत्ता के स्वामी ऋषि सुनक काफी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बात चाहे टैक्स रिफॉर्म्स की हो या फिर क्रिप्टो करेंसी की, ट्रेजरी चांसलर के तौर पर ऋषि पूरी बेबाकी के साथ अपनी पॉलिसीज बना रहे थे और इस दौरान मीडिया में अपनी भारतीय जड़ों और हिंदू पहचान का बिना किसी हीन भावना के पूरी दुनिया के सामने व्याख्यान भी कर रहे थे। 2019
इस समय तक ऋषि ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, लेकिन जल्दी बोरिस जॉनसन की एक गलती उन्हें यह सोचने पर मजबूर करने वाली थी। कंजर्वेटिव पार्टी के एक एमपी क्रिस पिंचर के ऊपर काफी समय से कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन पिंचर को डेप्यूटी व्हिप नियुक्त कर देते हैं। इसकी वजह से ऋषि सुनक समेत पार्टी के कई नेता और मंत्री काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और 5 जुलाई 2022 के दिन वो और हेल्थ मिनिस्टर साजिद जाविद अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद सरकार में इस्तीफों की एक झड़ी लग जाती है और अगले 24 घंटों के अंदर कुल मिलाकर 36 छोटे बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके होते हैं। ब्रिटेन के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इतने सारे मंत्री एक साथ इस्तीफा दे रहे थे। जॉनसन ये दबाव नहीं झेल पाते और 6 जुलाई के दिन वो प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर देते हैं। इसके तुरंत बाद कंजर्वेटिव पार्टी में नया नेता चुने जाने की दौड़ शुरू हो जाती है, दौड़ जिसमें ऋषि सुनक और फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस दो अंतिम प्रत्याशियों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। लेकिन मेंबरशिप वोट में लिज ट्रस 57.4% वोट्स के साथ सुनक से बाजी मार लेती हैं और उन्हें पार्टी का नया नेता नियुक्त कर दिया जाता है। 6 सितंबर 2022 के दिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा लिज ट्रस को यूके के प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर तो दिया जाता है, लेकिन अपनी कुछ आर्थिक नीतियों के चलते वो ज्यादा दिन इस पद पर नहीं रह पाती। ट्रस कैबिनेट द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों और टैक्स कट्स के चलते यूके में एक आर्थिक संकट उठ खड़ा होता है और इस नई नवेली प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घोर आलोचना का सामना करना पड़ता है। पार्टी लीडरशिप में भी उनका बेस तेजी से कमजोर होने लगता है और इसी के चलते 20 अक्टूबर के दिन उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करनी पड़ जाती है। अगले 2 दिनों के अंदर ऋषि सुनक पार्लियामेंट में पूरे 100 एमपीज का समर्थन जुटा लेते हैं और 24 अक्टूबर के दिन उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुन लिया जाता है। Some pictures that we have gone through. Rishi Sunak had his first full day meeting as the British Prime with Minister now. Developments this morning at 10 Downing Street in London. Asked Rishi Sunak to be the British Prime Minister. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, and that work begins immediately. इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। 25 अक्टूबर 2022 के दिन एक बार फिर भगवत गीता को साक्षी मान भारतीय मूल का ब्रिटिश हिंदू पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ उठाता है। Trust is earned, and I will earn yours. एक महीने पहले जब ऋषि सुनक लिज ट्रस के हाथों ये रेस हारे, तब भारत की वामपंथी ब्रिगेड ने उनके हिंदू होने, मंदिर जाने और गौ पूजा करने यानी कि अपने धर्म में आस्था रखने का बहुत मजाक उड़ाया था। और आज वो ही लोग पूरी बेशर्मी के साथ ये पूछ रहे हैं कि यदि एक हिंदू यूके का प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्कुल बन सकता है। यदि गांधी और नेहरू चाहते तो एक मुसलमान इस देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री बन सकता था। यदि सोनिया गांधी चाहती तो 2004 में भी एक मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय वामपंथियों ने कभी अपने गिरेबान में झांकना जरूरी ही नहीं समझा। उन्हें तो ये पूछना चाहिए कि सीपीआई और सीपीएम जैसी सेक्युलर पार्टियों ने आज तक आखिर कितने मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया। यही वामपंथी आज आपको सुनक परिवार की अपार संपदा और नेटवर्थ पर नाक भौं चढ़ाते हुए भी मिलेंगे, क्योंकि शायद इनको ये नहीं पता कि ना ही सुनक परिवार को उसकी संपदा विरासत में मिली है और ना ही ऋषि को उनकी राजनीति। आज सुनक परिवार जहां है, इसके लिए उनके पूर्वजों ने अपार संघर्ष किया है। दंगों में अपना सब कुछ खोने के बाद वापस सब कुछ कमाया है, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी धरा से दूर रहने के बाद भी अपनी जड़ों को भुलाया नहीं है।
भारत की धरती पर जन्मे कुछ लोग जहां अपनी ही संस्कृति और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं इंग्लैंड और अमेरिका में पला बढ़ा एक इंडो अफ्रीकन माँ बाप का बेटा आज भी अपने हिंदू होने पर खुलकर गर्व महसूस करता है, क्योंकि आधुनिक और सफल होने का मतलब अपनी संस्कृति और धर्म को भुलाना नहीं, बल्कि इनसे प्रज्वलित ज्ञान की मशाल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाना है। भाई आज की वीडियो देखने के बाद जो है ना, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ जो यहाँ पर इतना यानी कि लंबा अरसा हुकूमत करके गए, यहाँ पे इतने मसले मसाइल वो क्रिएट कर गए कि हम आज तक भी उन्हें देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि जिस मुल्क के जो है वो 2-3 टुकड़े करके जा रहे हैं, उन्हीं में से एक इंसान जो है वो उनका 57 जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वेल मैं ये कहूँगी कि इसको हम बोलेंगे अपनी ज़ुबान में कर्मा, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो देश जिन्होंने विभाजन किया, आज वही देश में आपको एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है कि जिसको एक टाइम पर आप लोग यानी कि उस नेशनैलिटी को अगर आप सोचें तो बहुत ज़्यादा आप लो फील करवाते थे। आई मीन वैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो एक पिक्चर देखी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी ऋषि सुनक जी की, और उसमें वो अपने ऑफिस में एक पपी लेकर बैठे हुए थे और नीचे एक फ्रेज़ लिखी हुई थी जो कि उस टाइम पर ब्रिटेन जो है उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी बिल्डिंग्स होटल्स के बाहर लिखे होते थे और मुकामी लोगों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, इंडियंस के लिए स्पेशली अगर हम लोग बोलें कि जो उस टाइप के चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, उनके लिए स्पेशल वो चीज़ लिखी जाती थी। सो मैं ये बात सोच रही थी कि देखो कि किस तरीके से टाइम का चक्कर जो है ना वो चेंज होता है और वही सारी बातें जो हैं वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यार सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, इसे देख के ना आप जब महाभारत देखते हैं ना तो महाभारत के स्टार्ट में आता है ना कि मैं समय हूँ, ठीक है ना, और वहां पर देखना वो चक्र घूम रहा होता है, ठीक है ना, वो आपके ज़हन में यानी कि मेरे ज़हन में वो चीज़ आ गई थी कि हाँ आवाज़ वाकई बहुत कि समय जो होता है ना वो बेशक 10 साल बाद 20 साल बाद या जितने मर्जी सालों बाद वो घूम कर वापस आता है। देखो हमारे जैसे आम लोगों के लिए ना 10-20 साल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो ना तो उनके लिए 10-20 साल कुछ नहीं होते, उनकी पूरी लाइफ एक स्ट्रगल होती है। आज जैसे हम लोगों ने वीडियो देखी है और मैंने इस वीडियो से यही चीज़ सीखी है कि हम लोगों का जो एक हम कहेंगे कि गोल हम लोग सेट करते हैं ना, बड़े लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग सेट करते हैं कि नहीं इसी टाइम के अंदर हमें चीज़ें कर लेनी चाहिए, नहीं हुई तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने वीडियो देखी, मुझे एक तो इस वीडियो की चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कैसे प्री पार्टीशन 1935 में उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी एक स्टोरी से चली सारी, मतलब जो एक हिस्ट्री बताई फिर उस टाइम पे होने वाले दंगों की वजह से, फिर मतलब जैसे वो फिर कीनिया में चले गए, फिर आगे से जिस तरीके से उनकी एक स्ट्रगल रही, फिर उसके साथ साथ जो उनकी ग्रैंड मदर वाली मतलब जो उनकी मदर की फिर आगे से साइड है उनके बारे में भी उन्होंने बताया, यानी कि जो ऋषि सर है उनके फादर और मदर दोनों साइड की स्टोरी भी उन्होंने बताई कि किस तरीके से फिर उनकी शादी हुई, फिर आगे से ऋषि सर की भी शादी के बारे में बताया। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि एक बैकग्राउंड प्रॉपर्ली बताया गया कि ये जो स्ट्रगल है वो सिर्फ ऋषि सर के हम कहेंगे करियर से स्टार्ट नहीं हुई, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखे तो वहाँ से स्टार्ट हुई है एक्चुअल में स्ट्रगल। यार वाकई इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पार्टीशन से पहले का अगर टाइम बात की जैसे डिफरेंट शहरों में दंगे जो है वो शुरू हो चुके हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो चीज़ काफ़ी मसले वाली थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्योंकि चले गए यहाँ से, कुछ इंडिया चले गए, कुछ पाकिस्तान वाली साइड पे आ गए, कुछ लोग ऐसे थे जो कि दूसरे मुल्कों में जो है चले गए। वैसे अगर मैं वाकई में उनके बात करूं तो हमें खाली यहाँ तक पहुँचने में ऋषि सुनक सर की जो है खाली जो है एक वो नज़र नहीं आती स्ट्रगल, बल्कि उनके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई है। हालांकि
हालांकि मुझे लगता है कि उनके ग्रैंडफादर की जिस तरीके से वो जिन हालात से निकल कर गए होंगे, मतलब पार्टीशन के टाइम पर क्या एक वक्त चलता था, फिर उसके बाद जो इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि अपना बना बनाया बिजनेस छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। सो मुझे लगता है कि वो बहुत उनका स्ट्रगल का टाइम रहा होगा, और अगर उन्होंने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद उनके बच्चे आगे ना पढ़ पाते, उनके बच्चे ना पढ़ पाते, तो हो सकता है कि ऋषि सुनक सर जो हैं वो आज इस स्थिति में हमें ना नजर आते। सो मुझे लगता है कि ये एक लंबा टाइम पीरियड चला है इस फैमिली की स्ट्रगल का। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जो है जैसे मैं बात ये कर रहा था कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे उनके जो पेरेंट्स है, जिस तरह वो वहाँ से जो है ब्रिटेन में पहुँचे, वो भी हालांकि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। अगर आज के टाइम में भी बात करें, किसी को स्पॉन्सर करना, किसी को बुलाना, अपनी फैमिली को भी बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम में भी। तो उस टाइम पे जो है इतनी मेहनत जो है उन्होंने की और वहाँ पर जो है वो पहुँचे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो स्ट्रगल होती है, जो कि एक बंदा मेहनत करता है, लेकिन ऐसा ऐसा जब आगे वाले भी आपके आने वाली जनरेशन में लोग जो है स्ट्रगल करते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में एक मुकाम पर जो है पहुँच जाते हैं। और ऋषि सर की मैं बात करूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद उनका जो एक इंटरेस्ट था जिस चीज़ में, उन्होंने उसे परस्यू भी किया। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये कि उन्होंने जिस तरीके से उनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने एक जनरेशन टू जनरेशन अपनी जो कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करते रहे, उनको अपनी रूट्स के साथ जोड़ कर रखते रहे, उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है फिर आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग में, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ में रहते हैं। सो मैं जब भी किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को देखती हूँ, स्पेशली जो कि हम कहेंगे जो इंडिया से होते, तो मुझे वाकई में ये लगता है कि क्योंकि हम लोग चाणक्य जी के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं, और अभी ऋषि सर जिस स्थिति में आए हैं इस टाइम पर, जो आर्थिक स्थिति है जो यूके की, वो बहुत ही ख़राब चल रही है। और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो फीमेल थी, वो इसीलिए कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि हैंडल नहीं कर पाएंगे। शायद उनको ये आइडिया हो गया था कि ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में आकर फ्रंट लाइन में आना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरा ये कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड में उन्होंने सिचुएशन सही कर दी तो फिर आने वाले टाइम में वो दोबारा से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में उनसे कोई प्रॉब्लम हो गई, या मतलब कि उस तरीके से सिचुएशन या हालात सही नहीं हो पाए, तो वो फिर उनके करियर के लिए भी मे बी आगे प्रॉब्लम हो। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो रिस्क और एक एक चांस लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो सामने आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इन चीज़ों को लेकर। वैसे मैं उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन जितना भी सुना है यही सुना है उनके बारे में कि पार्टी में वो काफ़ी अच्छा काम करके ही ऊपर आए हैं। यार देखें, वहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको जो है इसी बेसिस पर जो है मोस्ट जो हमने देखा है कि जो जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेस पे और एक प्लेस पर आपने कितना टाइम दिया है, ठीक है ना, उस बेस पर जो है आप ज़्यादा जो है आगे आते हैं। बाकी हम दोनों जो हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहेंगे कि वो जो है जितना भी अब टेन्योर है वो अच्छे से यूके का भी गुजरे। और जो है मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि यूके की जो हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी क्विकली जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हुए हैं। इसका मतलब है कि वो ये सारी चीजें मतलब कहते हैं ना कि कुदरत को मंजूर यही था, एक चीज फिक्स थी कि ये ऐसे ऐसे हालात होंगे और ऐसे ऐसे कोई बंदा जो है ना वो यहाँ पर आकर बैठेगा। देखिए बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद जो क्वीन है उनका भी देहांत हो गया। ये यूके की जो एक पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें एक बहुत क्विक चेंजेस हैं। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनको देखो नॉमिनेट किया गया होगा उनके नाम को, इट मींस कि उन्होंने पार्टी में बहुत अच्छा काम किया होगा। बिल्कुल। और भाई बाकी जो बीच में इंटरनल मैटर मैं कहूँगी इंडिया की पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस किए गए, आई थिंक वो इंडियंस खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। मुझे लगता है कि यूके की जो इकोनॉमी है, ऑब्वियसली मैं तो कभी ये नहीं चाहती कि चाहे आप किसी भी कंट्री के साथ जितना मर्जी एक एक टसल रहे, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का कोई कसूर नहीं होता। इसलिए मैं तो ये दुआ करती हूँ कि हर
हर मुल्क की इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान के लोगों को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस तरह मतलब आपने कोई ऐसी वीडियो देखी थी जहाँ पर उनको उनके बारे में आपको एक बैकग्राउंड के बारे में पता था, ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। जाते जाते एक ज़रूर बोलूँगी ये बात कि उनके मुझे लगता है कि फादर इन लॉ ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया होगा, लाइक ऋषि सुनक सर को, लाइक गाइडलाइन अगर हम लोग बात करेंगे किस किस तरीके से क्या करें, क्योंकि वीडियो में ये बात बोली भी कि वो काफ़ी ज़्यादा उनको इस साइड पर कन्विंस करते थे कि पॉलिटिक्स में आप आओ। तो मुझे लगता है कि मे भी उन्होंने उनमें कोई ऐसी चीज़ देखी हो कि क्योंकि लाजमी बात है वो इतनी एक बड़ी जो है IT फर्म चला रहे थे, तो उन्होंने उनमें कोई एक ऐसी चीज देखी होगी कि ये अच्छा कर सकते हैं इसमें। और वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है आपकी लाइफ में एक पोजीशन तक जाने के लिए। आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि जो कभी आपने सोचा था कि ब्रिटेन का एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब इंडिया से होगा, ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। ये नहीं बताना कि पिछले कुछ साल से हालात ऐसे बन रहे थे, मतलब अपनी सोच बताने की कभी सोचा था आप लोगों ने, ये ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।